गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और वो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून। देखिए बच्चों, दो प्रकार के अवधारणाएं चलती हैं। एक तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और एक चलती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अर्थात प्रशासनिक कानून। देखिए, विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कानून फ्रांस के संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो आज हम फ्रांस के संविधान की एक मुख्य तत्व एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अर्थात प्रशासनिक कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक कानून एक अद्वितीय विशेषता है जो फ्रांस के संविधान की अपनी अप्रतिम देन कही जा सकती है, क्योंकि इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। देखिए, फ्रांस में जो है सरकार का कार्यक्षेत्र ब्रिटेन या किसी भी उदारवादी शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक व्यापक है और लगभग सारे कार्य यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे नौकरशाही का महत्व बढ़ गया है और नौकरशाही से संबंधित समस्त व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जाती है ना? तो एक चीज़ और है कि यहाँ पे शासन के द्वारा लोक सेवाओं में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रांस के संविधान में द्वारा कि ये प्रशंसनीय तथ्य है कि शासन के द्वारा लोक सेवाओं के क्षेत्र में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता है। तो इसलिए फ्रांस की नौकरशाही न केवल नौकरशाही अर्थात समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में यदि कोई सबसे प्रमुख लक्षण है तो वो है प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालयों की विशेष व्यवस्था। तो प्रशासकीय विधि पर अपन जब चर्चा करेंगे तो वो है कि जिस प्रकार राजनीतिक दर्शन के लिए कानून का शासन ब्रिटेन की प्रमुख विशेषता है, उसी प्रकार फ्रांस के लिए प्रशासनिक कानून की विशेषता है। दोनों ही देश अपने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अपनी अपनी व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और दोनों कहते हैं कि हमारी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रशासनिक कानून क्या है, किस चीज़ को हम प्रशासनिक कानून कहते हैं। तो इस संबंध में विद्वानों में मत विभिन्न है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो अमूमन तो ये मान के चलते हैं कि सामान्य नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के पारस्परिक संबंध को जो विधि निर्धारित करती है उसे प्रशासनिक विधि कहते हैं। डाइसी के अनुसार फ्रांस की प्रशासकीय विधि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्तव्यों के वे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राष्ट्र सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर्मचारियों और जनता के पारस्परिक व्यवहार के निर्णय और नियमन होता है। ये परिभाषा डाइसी की है और डॉक्टर जेनिंग्स ने लिखा है कि प्रशासकीय कानून केवल शासन से संबंधित नियम है। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय होता है। देखिए, प्रशासकीय विधि जो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो ये बताती हैं कि प्रशासकीय विधि वे नियम हैं जो नागरिक और सरकार के मध्य संबंध को परिभाषित करते हैं, साथ ही नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करते हैं। तो वो ये मानते हैं कि प्रशासकीय विधि दीवानी कानून से अलग है, क्योंकि दीवानी कानून नागरिकों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करते हैं। जहाँ तक इसके दार्शनिक आधार की अपन बात करें, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ पे, तो फ्रांस में जब राजतंत्र था बहुत पहले, तब भी सरकारी अधिकारियों के लिए वहाँ पे पृथक पृथक कानून थे और डाइसी ने ये लिखा है कि इसका क्रमबद्ध विकास नेपोलियन बोनापार्ट के संविधान से
प्रारंभ होता है। उसके बाद रोमन का वैधानिक दर्शन और लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। रोमन वैधानिक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। सरकारी पदाधिकारी राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः उनका विशेष स्थान है और उन्हें नागरिकों के समान नहीं रखा जा सकता। अतः राज्य पदाधिकारियों के लिए न्याय के शक्ति विभाजन सिद्धांत का फ्रांस पर व्यापक प्रभाव पड़ा और इसके तहत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखे गए। इसी विचारधारा के अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है। तो दार्शनिक आधार पर फ्रांस में प्रशासकीय विधि को व्यवहारिक कारण फ्रांस के लोगों की धारणा है, लोगों की मान्यता है कि न्यायाधीश जो है वो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध होते हैं, अतः उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों की कठिनाई को न समझते हुए उनके कर्तव्य पालन में बाधक तत्व का कार्य किया जाता है। नेपोलियन स्वयं कहते थे कि सरकारी न्यायाधीश जो हैं वो सरकारी अधिकारियों के शत्रु होते हैं, अतः उनके अनुचित हस्तक्षेप से सतर्क रहना चाहिए। अतः प्रशासकीय अधिकारियों को सामान्य न्यायालय के कार्यक्षेत्र से पृथक रखा गया है, अर्थात सरकारी अधिकारियों के लिए अलग कानून, अलग न्याय व्यवस्था और आम जनता के लिए अलग कानून, अलग न्याय व्यवस्था। तो गार्नर ये कहते हैं कि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि विश्व में अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी, निजी शक्ति के दुरुपयोग, अवैध आचरण के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के अधिकार इतने अधिक सुरक्षित हों, जहां अधिकारों द्वारा साधारण नागरिकों को हानि पहुंचाए जाने पर नागरिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए इतने अधिक व्यवस्थाएं जारी हों। तो वर्तमान में सरकारी कार्यों की अधिकता हो जाने के कारण ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता विधि सम्मत प्रतीत होती है। शासकीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं उनको अगर हम ब्रिटेन से तुलना करते हैं तो देखिए, ब्रिटेन का शासन विधि का शासन है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति जो है समान है और कानून सर्वोच्च है। धनी हो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधारण नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी कानून के समक्ष समान है। तो इसके 3 अर्थ हैं। पहला तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक दंडित नहीं कर सकते जब तक उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो अधिकारी। तीसरा, सभी व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार का कानून और एक ही प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। इसके विपरीत फ्रांस में जो है अंतर किया गया है। तो फ्रांस में जो नागरिकों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनका जो निर्धारण है वो साधारण कानून के द्वारा किया जाता है। यदि सरकारी अधिकारी और साधारण नागरिक के बीच में कोई विवाद हो तो उसका कानून और एडमिनिस्ट्रेटिव कानून के अनुसार प्रशासकीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। तो विधि का शासन और प्रशासकीय व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत बताया गया है, किंतु वास्तव में ये अंतर सैद्धांतिक ज़्यादा है, व्यवहारिक कम है ना। तो आज इंग्लैंड में भी उस तरह का विधि का शासन नहीं है जैसा डाइसी ने बताया है ना। तो इंग्लैंड में भी बहुत कुछ प्रशासकीय सिद्धांत का विकास हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी अपवाद, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे उनके विशेष वो दिए गए हैं। तो फ्रांस का अलग है ना। तो डाइसी ने ये कहा है कि जहाँ विधि का शासन इंग्लैंड के निवासियों की स्वतंत्रता का रक्षा करता है, वहीं फ्रांस में जो है सभी व्यक्ति के अधिकारों का बलिदान नहीं किया जाता, कम से कम उनके बलिदान की आशंका बनी रहती है ना।
कई आलोचनाएं हैं, लेकिन विधि की प्रशासकीय विधि की जो व्यवस्था है, इसके कुछ महान गुण भी हैं, है ना। तो प्रशासकीय विधि के जो आलोचक हैं, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायालयों के न्यायाधीश लोक सेवकों के साथ में पक्षपात कर लेते होंगे और न्याय का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो अपने ही विभाग के सदस्यों के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। ऑगन जिंक लिखते हैं कि प्रशासनिक न्यायालयों से नागरिकों को उचित न्याय मिलता है और प्रशासनिक न्यायाधीश नागरिकों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार ही करते हैं। मुनरो ने भी इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि फ्रांसीसी इसे अपने वैयक्तिक अधिकारों की पुष्टि में बाधक नहीं समझते हैं। इसके विपरीत वे अपनी स्वतंत्रता का दुर्ग और स्वेच्छाचारी कार्यों के प्रति सुरक्षा के रूप में मानते हैं। तो साधारण न्यायालयों की व्यवस्था को अगर आप देखते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि शासन के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है और पैसा भी बहुत अधिक खर्च होता है। ये बात तो आपको पता होगी बच्चों कि न्याय प्रक्रिया कितनी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए खास बात है कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत समय लेती है और बहुत खर्चीली है ना। तो इस वजह से इसमें धनराशि भी खत्म होती है, कार्य भी बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन अगर प्रशासनिक न्यायालय में अगर आप जाते हैं तो शीघ्रता पूर्वक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है और ये न्यायालय खर्चीले नहीं है, कम खर्चा होता है। इसलिए जितने भी फ्रांसीसी जो संविधान है, नागरिक हैं, लोग हैं, वो प्रशासनिक न्यायालय को अपनी स्वतंत्रता की आधारशिला मानते हैं। लॉर्ड हेबर्ट ने भी अपने प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय की बहुत ही सराहना की है। एक दृष्टि से तो ये कहते हैं कि प्रशासनिक कानून का जो सिद्धांत है वो कानून के शासन के सिद्धांत से अच्छा है, क्योंकि इंग्लैंड में सरकारी सेवकों को का उत्तरदायित्व जो भी होता है वो व्यक्तिगत होता है, उन्हें कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता है और इसके कारण सरकारी अधिकारी आवश्यक साहस और निर्भयता के साथ अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर पाते हैं। यदि फ्रांस में सरकारी सेवक की किसी त्रुटि से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो पीड़ित पक्ष को राजकोष से पूरा हर्जाना दिया जाता है। लेकिन जहाँ कानून का शासन होता है, ऐसी स्थिति में जो सरकारी अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व चूंकि व्यक्तिगत होता है, तो जो संबंधित व्यक्ति है वो पूरा हर्जाना प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार प्रशासनिक कानून और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में नागरिकों के अधिकार ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, ऐसे आलोचक मानते हैं, है ना। तो जो है डॉक्टर गार्नर ने भी यही बात कही है कि फ्रांस का जो संविधान है जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आश्वस्त हो। तो सरकारी कार्यों की अधिकता हो जाने के कारण ऐसे न्यायालयों की आवश्यकता विधि विहीन प्रतीत होती है और वर्तमान समय में सभी जगह कहीं ना कहीं प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था का विकास हो रहा है ना बच्चों। तो ये जो प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालय, ये जो सारी विशेषता है ना, ये फ्रांस के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो ये तो थी आपके फ्रांस का संविधान और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का सिद्धांत। और इस पेपर के साथ ही आपका जो विश्व का प्रमुख व्यवस्थाएं हैं, आपके 5 संविधान कोर्स में है। ब्रिटेन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, स्विट्जरलैंड का है, चीन का है और ये फ्रांस का है। तो इसके साथ ही प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप निरंतर अपने ग्रुप पर जा कर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा ध्यान से।